स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 को थ्रू व्हाट्सएप भी मैंने पढ़ाने की कोशिश की थी। एक क्लास हो पाया था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। इस कारण से हम लोग अभी फिलहाल क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए। कोशिश रहेगी कि जब से स्कूल खुलता है, क्लास खुलता है, फिर चैप्टर 1 को ढंग से हम लोग स्टार्ट लें। अभी फिलहाल जितना हम लोग पढ़ पाए चैप्टर 1 में, जो टॉपिक उसमें क्लियर हो पाया था, या फर्स्ट डे क्लास मैंने किया था कि व्हाट इज मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट का डेफिनेशन, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसीज, ये सब हुआ था। फिर थ्रू व्हाट्सएप मैंने कुछ पिक्चर्स भी सेंड किए थे आप लोगों के ग्रुप में कि आप लोग कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सब पढ़ पाइए। अब मेरा ये कहना है कि आप लोग कोई एक बुक लीजिए, कोई एक बुक से स्टार्ट कीजिए। एनसीईआरटी, जीएस अलग, आर.के. सिंगला, पूनम गांधी, कोई भी बुक एक लीजिए जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है। कोई भी बुक लेके उसको पढ़ना खुद से स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट लॉकडाउन में पहला चैप्टर का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो कंप्लीट हो, ताकि मुझे जब कंप्लीट करवाना हो तो मैं केस स्टडीज पे फोकस करूंगा, एमसीक्यू पे फोकस करूंगा, ये सब किताबों पे मैं फोकस करूंगा। तो अभी ऐसा करता हूं मैं कि मैं चैप्टर 2 को स्टार्ट लेता हूं, क्योंकि उस चैप्टर 1 में कुछ टॉपिक ऐसा है जो कि कवर नहीं किया जा सकता विदाउट द हेल्प ऑफ बुक या फेस टू फेस बैठ के। तो भी हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसा है जिसके लिए बुक लगेगी या हम लोग फेस टू फेस कन्वर्सेशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो केस स्टडीज, एमसीक्यू, ये सब की प्रैक्टिस चैप्टर 1 का अभी हम लोगों का ड्यू है। क्या कब तक? तो जब तक कि लॉकडाउन नहीं हटता है। जब लॉकडाउन के बाद ओपन होगा, स्कूल, कॉलेजेस, क्लासेस जब भी स्टार्ट होंगे तो हम लोग भी अपना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल मैं क्या करने जा रहा हूँ कि चैप्टर 2 का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 2 का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैं वो स्टार्ट करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट उसमें से आज मैं 6-7 प्रिंसिपल बता पाऊं और एलोबरेटिव वे में उसको आप लोग समझेंगे और बुक से फिर पढ़ेंगे, ताकि आप लोग पूछ पाए क्वेश्चन कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। स्टार्ट जैसे हम लोग आज स्टार्ट लेंगे तो कोशिश कीजिए कि 1 से 2 दिन में कोई भी बुक अवेलेबल कराइए और उसको कोशिश कीजिए कि स्टार्ट लिया जाए। आज का चैप्टर हम लोग डिसाइड किए क्या, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2 में जो मैं टॉपिक स्टार्ट लूंगा वो है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय, प्रोपाउंडेड बाय, डेफिनेशन किसने दिया, किन्होंने दिया, तो दिया किसने, तो सर हेनरी फ्योल ने। तो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे कि सर हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि वो कौन है। तो वो आपके बोर्ड पे है लिखा हुआ, या मैं भी इसको बोलता हूँ कि वो उनका जन्म हुआ था कहाँ, तो फ्रांस में। तो उनका कब, 1841 में फ्रांस में उनका जन्म हुआ। उन्होंने कोल माइनिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने क्या किया, तो कोल माइनिंग कंपनी को ज्वाइन किया एज ए इंजीनियर, और 1888 में वो प्रमोट करके मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट तक पहुंचे, जहां उन्होंने नोटिस किया कि कंपनी का जो पोजीशन है वो इंसॉल्वेंट है, बैंकक्रप्ट हो रही है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत साउंड नहीं है। उन्होंने नोटिस किया ये चीज, और फिर उन्होंने 14 प्रिंसिपल की मदद से वेरियस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करके मैनेजरियल स्किल, टेक्निकल स्किल्स, ये सारे स्किल्स को अप्लाई करके उस कंपनी के पोजीशंस को फिर से रेज किया और फिर से कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, कि वो कंपनी क्या हो गई, फाइनेंशियल साउंड हो गई। यहां तक तो ठीक था। तो उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी दिए कि ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड होने चाहिए एवरी ऑर्गेनाइजेशंस में। उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, वो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, आपको अप टू सम एक्सटेंट तक जहां तक अप्लाई करना है वहां तक अप्लाई कीजिए। उसके बाद आपको जिसको डिस्क्रिप्टिव वे में अप्लाई करना है वहां तक डिस्क्रिप्टिव कीजिए। बहुत ज्यादा सजेस्टिव थे, ये सजेस्टिव था कि ये आपको अप्लाई करना है, तो लगता है जरूरत तो इसको अप्लाई कीजिए। उन्होंने ऐसे, उनकी ऐसी सोच थी, और उन्होंने इसी 14 प्रिंसिपल को, प्रोसेस को उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, जो कि हम लोगों का फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो कि फंक्शंस में बाद में कन्वर्ट हो गया, ये सारा चीज अप्लाई किया। 30 साल जॉब करने के बाद जब वो कंपनी से रिटायर हुए, तब वो कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी। हेनरी फ्योल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट और फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जब बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ तब उस बुक में 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो दिए गए, उस 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले
वर्जन को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को जा रहा हूँ बोर्ड पे बताने के लिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइडेड बाय फ्योल्स, सर हेनरी फ्योल्स। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके 14 प्रिंसिपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं। उसके आपको नाम यहाँ मैं एक बार खाली पढ़ देता हूँ, लेकिन आपके बुक में है तो वहां से आप लोग स्टार्ट लेंगे पढ़ना। सिंपल मैं जस्ट रीडिंग करने जा रहा हूँ कि उनके 14 प्रिंसिपल्स क्या थे। तो डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, आपकी बुक में भी होगा डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, remuneration of employees, centralization, decentralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative, spirit de corps, unity is strength। ये जस्ट मैंने रीडिंग किया, मैं एलोबरेट करूंगा पॉइंट वाइज। आज देखता हूं कहां तक कर सकता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आज मैं स्टार्ट करता हूं डिवीजन ऑफ वर्क। फ्योल का कहना था, सर हेनरी फ्योल का कहना था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम को आप डिवाइड कर दीजिए, स्मॉल यूनिट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, एक ही आदमी को ओवरबर्डन मत कीजिए। फॉर एग्जांपल कैसे आप काम डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, तो उसके क्वालिटी पे, क्वालिफिकेशंस पे, एजुकेशंस पे, एक्सपीरियंस पे, ताकि सारा काम अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पर्सन के द्वारा होता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक शर्ट मेकिंग कंपनी जो शर्ट मैन्युफैक्चर करती है, उसमें होता क्या होगा, उसमें भी डिवीजन ऑफ वर्क होता होगा प्रॉपर्ली। कैसे होता होगा डिवीजन ऑफ वर्क, तो पहला क्या, कोई पर्सन करता होगा क्या, शर्ट स्टिच करता होगा, कोई आपके शर्ट का कॉलर मेक करता होगा, कोई बटन को स्टिच करता होगा, कोई ब्रांडिंग करता होगा, शर्ट का जो लोगो अप्लाई करना वो करता होगा, कोई उसका पैकेजिंग करता होगा। तो हर एक पर्सन अलग अलग चीज में स्पेशलाइज्ड है। तो ऐसा करेंगे हम लोग कि जो पर्सन जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है उसके बेसिस पे हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उस काम को। इससे क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क से तो स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलेगा, एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशंस की इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि वेस्टेज कम होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होंगे, क्योंकि वो पर्सन उसमें बेस्ट है। सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूं, एक बुक पब्लिशिंग हाउस है, वहां क्या एक ही पर्सन बुक लिखते भी होंगे और वही पब्लिश भी करते होंगे, तो बिल्कुल गलत सोच है ये। वहां होता क्या होगा, प्रिंटिंग हाउस में कोई आदमी कंप्यूटर टाइप राइटिंग करता होगा, कोई आदमी उसका प्रिंटिंग करता होगा, प्रूफ रीडिंग करता होगा, बाइंडिंग का अलग होगा, सब डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे। जो जिसमें बेस्ट है उसको वही काम दिया जाता होगा, ताकि आप उसी काम को कीजिए। और इससे क्या होता होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती होगी, बुक में चांसेस गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते होंगे, गलती नहीं होगी, क्योंकि सबका डिपार्टमेंट बटा हुआ है। एक बैंक में आप जाते हैं, वहां भी आपको डिवीजन ऑफ वर्क दिखता है, वो भी किया हुआ था डिवीजन ऑफ वर्क। एज ए मैनेजर या एज ए अपर डिपार्टमेंट जो जिसमें बेस्ट है उसको वही काम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जो कैलकुलेशन में बेस्ट हैं, जिनको कैलकुलेशन जिनका बहुत अच्छा है, तो मैं एज ए मैनेजर आप क्या सोचिएगा, चलो इनको कैश काउंटर देते हैं। जो आदमी का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, सॉफ्ट है, उनको क्या सोचिएगा, तो आप चलिए कस्टमर से इसमें डालते हैं, कस्टमर केयर सेंटर वाले में, कि चलिए कस्टमर से डील वो करेंगे, मे आई हेल्प यू कॉर्नर में। क्यों, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, सॉफ्टली बात करते हैं। चेक इशू का, कोई भी अदर फॉर्म का डिपार्टमेंट अलग है, और हर एक आदमी को अलग अलग काम बताया गया है कि इसमें ये काम आपको ही करना है। इससे क्या होगा, आपको स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलेगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, से हम हैं फर्नीचर मेकिंग कंसर्न, हमको मिला ऑर्डर 100 लेक्चर स्टैंड बनाने का, 100 पीस लेक्चर स्टैंड बनाना है। लेक्चर स्टैंड मतलब जिसपे मैं खड़ा होऊंगा, बुक रख के मैं अपने नोट्स को पढ़ूंगा या बताऊंगा अगले को। तो क्या एक ही उसमें जो होंगे मिस्त्री जो उसको बनाएंगे, जो वर्कर्स, तो क्या वो एक ही आदमी बनाएगा? बिल्कुल नहीं, वहां भी काम को हमको स्पेशलाइज्ड करना पड़ेगा। कैसे स्पेशलाइज्ड करना पड़ेगा? तो कोई आदमी उसका लेग बनाएगा, कोई आदमी उसका अपर सेक्शन बनाएगा, कोई पॉलिश करेगा, कोई फुली उसको असेंबल करेगा, और कोई उसका कंप्लीट फिनिशिंग देके उसको मार्केट में या हमको हैंड ओवर कर देगा। तो ओवरऑल हमको ये कहना है कि डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन में ये देखना है हमको कि काम को छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है वर्क को, और उस छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तब जो आदमी जिसमें बेस्ट है उसकी कैपेबिलिटी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस के हिसाब से उसको वो काम प्रोवाइड करना है। सेकंड आते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ऑथोरिटी का सिंपल मीनिंग है, मतलब बुकिश मीनिंग में पढ़ता हूं, राइट ऑफ ए सुपीरियर टू गिव ऑर्डर टू हिज सबऑर्डिनेट एंड ऑब्टेन obedience. And second one, responsibility, obligation to carry out an assigned job on time. कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में authority means power to take decision. Authority means power to take decision, and responsibility means that job which was given to you, assigned job given to you will be completed on time. उसके लिए हो गया वर्ड क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी, आपको एक पावर दिया गया कि आप इस काम को करवाइए, और साथ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जो काम आपको असाइन किया गया, जो काम आपको दिया गया है, उसको टाइमली कंप्लीशन ऑफ हो जाए, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों को इक्वल होना बराबर, दैट मीन्स अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। अगर दोनों में मिसमैच होगा तो ये जो प्रिंसिपल है ये वायलेट होगा, तो इसका हमको पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं दिखेगा। मेनली प्रिंसिपल का क्या है कि अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उसको अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल करेंगे तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट दिखेगा। तो अगर हम लोगों का मिसमैच हो जाता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को ही नुकसान होगा। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि एज ए प्रोडक्शन मैनेजर मैं अपने सुपरवाइजर को बुलाता हूँ, कहता हूँ कि आज इस साल मुझे, इस मंथ में मुझे 250 स्कूटर्स चाहिए, मैन्युफैक्चर करके, असेंबल करके, तैयार करके मुझे दीजिए। उसको मैंने ये ऑर्डर तो दे दिया कि जाओ, लेकिन मैंने उसे क्या नहीं दिया, अथॉरिटी नहीं दिया, पावर टू टेक डिसीजन। जब वो जाता है टूल्स डिपार्टमेंट में, अदर्स डिपार्टमेंट में, जहां से उसको लगेंगे मटेरियल्स, तो वहां से उसको टाइमली प्रोवाइड नहीं किया जाता वो टूल्स, वो इक्विपमेंट्स, जिससे कि स्कूटर्स मैन्युफैक्चर्स होंगे या रेडी हो जाएंगे यूज के लिए स्कूटी। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, तो यहाँ मिसमैच हो गया, अथॉरिटी मैंने दिया नहीं, जिसके कारण से मैंने उसको क्या दिया, सिर्फ ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि आपको ये काम करवाना है। अगर अथॉरिटी होता तो वो वहां से जाता, वहां से उतना इक्विपमेंट लेके आता, और टाइम पे जो भी मेरा टाइमिंग पीरियड था उस पीरियड में वो क्या करता, तो स्कूटी तैयार करवा के देता। तो हमेशा ये ध्यान रखना होगा हमको कि अथॉरिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच करते रहे, मिसमैच ना हो जाए। ऐसा भी ना हो जाए कि अथॉरिटी ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान है, तो अथॉरिटी हमेशा किसके बराबर रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल रहे। उसका दूसरा एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं, किससे हमको मिला 250 शर्ट्स बनाने का ऑर्डर, उसके लिए हमको क्या, प्रोडक्शन को किससे लेना होगा, तो उसके लिए हमको जाके लेना होगा रॉ मटेरियल्स अदर डिपार्टमेंट से। हमको बोला गया जाके ले लीजिए आप रॉ मटेरियल्स, तो अथॉरिटी दिया गया। अगर टाइमली मुझे सारा चीज मिल जाता है तो क्या होगा, रॉ मटेरियल्स मुझे टाइमली मिल जाते हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टाइमली तैयार करके जितने शर्ट्स का ऑर्डर है 250 शर्ट्स का, वो किसको हैंड ओवर कर देगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, लीजिए सेल कीजिए। यहाँ क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज मैच कर गई, मिसमैच से टारगेट पूरा नहीं हो सकता। थर्ड वन आते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या है, सिंपल मतलब लेते हैं बुकिश वर्ड, ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। कहने का मतलब यहाँ क्या हुआ कि हर एक कंपनी में जब आप जॉब करते हैं वहां कुछ गाइडलाइन होता है, उस गाइडलाइन को आपको फॉलो करना होगा। इवन स्कूल में भी आप हैं तो स्कूल के लिए भी कुछ गाइडलाइन है जिसको आपको फॉलो करना होगा, जिसके लिए सिंपल वर्ड है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट को आपको फॉलो करना होगा। इन द कंपनी के सेंस में या प्रिंसिपल्स के सेंस में हम लोग समझते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस का अगर अभी रूल एक डेवलप होता है, से आप एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं अभी के समय में, ठीक, तो मे भी एक आप रूल बना सकते हैं कि एवरी 10 मिनट्स में आपके स्टाफ को हैंड्स को सैनिटाइज करना होगा, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, या एवरी 5 मिनट्स में या ईच डिलीवरी के बाद आपको हैंड्स को सैनिटाइज करना होगा। तो ये आपका क्या बना, तो ये आपका बना डिसिप्लिन। दूसरा कमिटमेंट मैं करता हूं कि अपने वर्कर्स को मैं कहता हूं आप लोग ओवर टाइम कीजिए, 4 आवर्स ज्यादा काम कीजिएगा, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आई विल पे 4000 एक्स्ट्रा ईच एंड एवरी पर्सन। तो मैंने क्या किया, कमिटमेंट किया, क्या कि मैं 4000 रुपया ज्यादा दूंगा 4 घंटे अगर आप ज्यादा काम करेंगे एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। अगर मैं नहीं करता हूं ऐसा काम, ऐसा नहीं करता तो क्या होगा, तो डिसिप्लिन मेरा वायलेट करेगा। नेक्स्ट वन आते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड सिंपल है, वन मैन वन बॉस। हर एक सबऑर्डिनेट के लिए एक ही सुपीरियर रखिए, उससे क्या होगा, उससे उसको कंफ्यूजन नहीं होगा। वन मैन वन बॉस रखिए, इससे क्या होगा,
तो उसको कंफ्यूजन नहीं होगा कि किससे ऑर्डर लेना है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक सबऑर्डिनेट है, वो उसको ऑर्डर देता है, दो बॉस उसके ऑर्डर देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है टाइमली टारगेट को पूरा करने के लिए जल्दी से आप सामान को प्रोड्यूस करके मुझे दीजिए, क्वालिटी डजंट मैटर। मार्केटिंग बोलता है कि नहीं, अभी मुझे क्वालिटी पे भी फोकस करना है, तो आप क्वालिटी पे भी ध्यान दीजिए। तो वो कंफ्यूजन में आ सकता है कि क्वालिटी पे फोकस करें कि टाइम पे फोकस करें, प्रोडक्शन मैनेजर को हैप्पी रखें कि मार्केटिंग मैनेजर को हैप्पी रखें। तो ऐसे कंडीशंस में स्कूल्स का एग्जांपल लेता हूं मैं कि अगर मुझे स्कूल में भी अगर कोई ऑर्डर मिलते हैं कि ये काम को ऐसे करना है, तो मुझे स्पेसिफिक मालूम होना चाहिए कि मेरे इमीडिएट बॉस कौन है, मुझे किससे ऑर्डर लेना है, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, किनसे ऑर्डर लेना है, मुझे क्लियरली मालूम होना चाहिए। इससे क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड रहेगा, तो वायलेशन नहीं होगा। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिस कंपनी में आप काम करते हैं, वहां कंप्लीटली क्लियरली कंपनी को चाहिए कि वो बता दे कि आपका इमीडिएट बॉस ये है, आपको ऑर्डर इनसे लेना है, ना कि सभी लोगों से। इससे क्या होगा कि कंप्लीटली टाइम पे आपका काम हो जाया करेगा, आपका माइंड सेटअप क्लियर रहेगा कि मुझे पढ़ाना है क्या, तो बीएसटी, या मुझे पढ़ाना है अकाउंट, ये ऑर्डर है से प्रिंसिपल सर का, फॉर एग्जाम्पल। तो मेरा माइंड सेटअप है कि मेरे बॉस हैं प्रिंसिपल सर, उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे पढ़ाना है अकाउंट्स। और ऐसे कंडीशंस में अगर कोई टीचर आके कहते हैं नहीं सर आपको आज बिजनेस स्टडीज का क्लास लेना है, तो मैं ये कह सकता हूँ नहीं, मेरे माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं, मुझे प्रिंसिपल सर ने कहा है, क्या कहा है, तो मुझे पढ़ाना है आज अकाउंट्स, तो मैं पढ़ाऊंगा अकाउंट्स, क्योंकि मुझे मालूम है कि वन मैन वन बॉस। तो मेरे बॉस, मैंने यहाँ पे किनको लिया, तो मैंने इनको यहाँ पे लिया प्रिंसिपल सर को। उसी तरीके से कंपनी में, एज ए बैंक में, सभी लोगों को मालूम है सबको किसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है पर्टिकुलर ब्रांच में, तो ब्रांच मैनेजर का। तो वन मैन वन बॉस। एंड लास्ट टॉपिक आज मैं कवर करूंगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहां क्या है, वन यूनिट वन प्लान, वन यूनिट वन प्लान। वहां था वन मैन वन बॉस, यहां है वन यूनिट वन प्लान, सिंगल यूनिट का सिंगल प्लान। इसका मैं लेता हूं एक एग्जांपल। किससे, आप एक ऐसी कंपनी है जो कॉस्मेटिक्स भी बनाती है, कन्फेक्शनरी आइटम भी बनाती है, फर्नीचर्स भी बनाती है, पेपर में भी डील करती है। तो क्या सभी यूनिट के प्लान अलग अलग होंगे, तो बिल्कुल सभी यूनिट के प्लान अलग होंगे, सबका टेक्निकल स्किल्स अलग होगा, सबका रेम्युनरेशन का पेमेंट अलग होगा। से कोई कंपनी स्कूटर्स भी मैन्युफैक्चर करती है और टीवी, लैपटॉप, मोबाइल भी मैन्युफैक्चर करती है, तो दोनों का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, सारा रूल्स, टेक्निकल स्किल्स, मैनेजरियल स्किल, रिसोर्सेज, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग ही रहेगा। तो मेनली फोकस यहाँ क्या रहेगा, तो वन यूनिट वन प्लान पे। आज को मैं नेक्स्ट क्लास में और एलोबरेट करूंगा, आज फिलहाल मैं इस जगह पे ही स्टॉप लेता हूं। ऐसा करेंगे कि एटलीस्ट 5 नंबर तक बुक से, कोई भी बुक से, एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करके एटलीस्ट 1 to 5 तक बुक से पढ़ लेंगे, ताकि मैं जब नेक्स्ट क्लास में जब भी स्टार्ट लूंगा तो मैं 5 से कंटिन्यू करूंगा, आगे उसको और एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से, और तब फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।